वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बायो वर्ल्ड नाउ। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे साइंस का चैप्टर नंबर 5 द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ का एनसीईआरटी का इन टेक्स्ट क्वेश्चन आंसर। पेज नंबर 59 का फर्स्ट क्वेश्चन है, हु डिस्कवर्ड सेल्स एंड हाउ। सेल्स को किसने डिस्कवर्ड किया और कैसे डिस्कवर्ड किया। Robert Hooke discovered cells in 1665 by examining a thin slice of cork through a self-designed primitive microscope. रॉबर्ट हुक ने 1665 में सेल्स को डिस्कवर्ड किया। उन्होंने अपने ही द्वारा बनाए हुए प्रिमिटिव माइक्रोस्कोप के हेल्प से कॉर्क के एक पतले टुकड़े को एग्जामिन किया। उन्होंने पाया कि कॉर्क हनीकॉम्ब यानी मधुमक्खी की छत्ते की तरह दिखाई दे रहा है। जिस तरह से मधुमक्खी के छत्ते में बहुत से छोटे छोटे कंपार्टमेंट या बॉक्स की तरह स्ट्रक्चर होते हैं, वैसे ही कॉर्क में भी बहुत से छोटे छोटे कंपार्टमेंट या बॉक्स लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा था। रॉबर्ट हुक ने इन कंपार्टमेंट या बॉक्सेस का नाम रखा सेल्स, यानी एक सिंगल बॉक्स का नाम रखा सेल। सेकेंड क्वेश्चन है, Why is the cell called the structural and functional unit of life? सेल को लाइफ का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट क्यों कहा जाता है। सभी लिविंग ऑर्गेनिज्म एक या एक से अधिक सेल से मिलकर बना होता है। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म सिर्फ एक सेल से ही बना होता है और यही एक सेल ऑर्गेनिज्म का सभी फंक्शंस परफॉर्म करता है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म एक से अधिक सेल से मिलकर बना होता है जो बॉडी में डिफरेंट फंक्शंस परफॉर्म करता है। मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में कुछ सेल्स आपस में मिलकर टिश्यू बनता है, कुछ टिश्यू आपस में मिलकर ऑर्गन बनता है, कुछ ऑर्गन्स आपस में कंबाइन होकर ऑर्गन सिस्टम बनता है और ऑर्गन सिस्टम आपस में कंबाइन होकर ऑर्गेनिज्म बनता है। इस तरह से सेल ऑर्गेनिज्म का सबसे छोटा यूनिट है जो ऑर्गेनिज्म को स्ट्रक्चर देता है, इसलिए सेल को लाइफ का स्ट्रक्चरल यूनिट कहा जाता है। इसके अलावा सेल को लाइफ का फंक्शनल यूनिट भी कहा जाता है क्योंकि ऑर्गेनिज्म का सभी बेसिक फंक्शन सेल के द्वारा ही किया जाता है, जैसे ऑर्गेनिज्म का ग्रोथ यानी ऑर्गेनिज्म में विकास होना, मेटाबॉलिज्म जैसे प्रोटीन, फैट और कार्बोहाइड्रेट का बनना या ग्लूकोज के ब्रेकडाउन से एनर्जी का रिलीज होना, और रिप्रोडक्शन यानी एक ऑर्गेनिज्म से दूसरे नए ऑर्गेनिज्म का जन्म होना। ये सभी फंक्शन सेल के द्वारा ही किया जाता है। पेज नंबर 61 का फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डू सब्सटेंसेस लाइक कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर मूव इन एंड आउट ऑफ द सेल। कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का मूवमेंट सेल के अंदर और सेल के बाहर कैसे होता है। सबसे पहले डिस्कस करेंगे मूवमेंट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड इज सेलुलर वेस्ट एंड प्रेजेंट इन हाई कंसंट्रेशन इनसाइड द सेल। कार्बन डाइऑक्साइड सेल का वेस्ट मटेरियल है जो सेलुलर रेस्पिरेशन के समय सेल में प्रोड्यूस होता है, इसलिए सेल के अंदर इसका कंसंट्रेशन हाई रहता है। When concentration of carbon dioxide in the cell is high than the outside, then according to the principle of diffusion, carbon dioxide will move from a region of higher concentration to the region of lower concentration. जब कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन सेल के अंदर अधिक रहता है और सेल के बाहर कम रहता है, तो डिफ्यूजन के प्रोसेस के अनुसार कार्बन डाइऑक्साइड अपने अधिक कंसंट्रेशन वाले एरिया से अपने कम कंसंट्रेशन वाले एरिया की ओर मूव करेगा। क्योंकि यहाँ कार्बन डाइऑक्साइड का कंसंट्रेशन सेल के अंदर अधिक है और सेल के बाहर कम है, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूजन के प्रोसेस के अनुसार सेल के अंदर से सेल की बाहर की ओर मूव करेगा। सेम इसी तरह से जब ऑक्सीजन का कंसंट्रेशन सेल के बाहर अधिक रहता है और सेल के अंदर कम होता है, तो ऑक्सीजन डिफ्यूजन के प्रोसेस के अनुसार
सेल के बाहर से सेल के अंदर की ओर मूव करता है। मूवमेंट ऑफ वाटर। वाटर का मूवमेंट सेल के अंदर और सेल के बाहर ऑस्मोसिस के प्रोसेस के द्वारा होता है। ऑस्मोसिस इन्वॉल्व द मूवमेंट ऑफ वाटर फ्रॉम अ रीजन ऑफ हाई वाटर कंसंट्रेशन टू अ रीजन ऑफ लो वाटर कंसंट्रेशन थ्रू अ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। ऑस्मोसिस में वाटर का मूवमेंट वाटर के हाई कंसंट्रेशन वाले एरिया से वाटर के लो कंसंट्रेशन वाले एरिया में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन से होता है। क्योंकि सेल मेम्ब्रेन सेमी परमिएबल होता है, इसलिए सेल में वाटर का मूवमेंट ऑस्मोसिस के प्रोसेस के द्वारा सेल मेम्ब्रेन से होकर वाटर के हाई कंसंट्रेशन वाले एरिया से वाटर के लो कंसंट्रेशन वाले एरिया में होता है। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज लो इनसाइड द सेल देन इट्स सराउंडिंग मीडियम, then water will enter into the cell and cell will be swell up। अगर सेल के अंदर वाटर का कंसंट्रेशन कम होगा और सेल के बाहर के मीडियम में वाटर का कंसंट्रेशन अधिक होगा तो वाटर ऑस्मोसिस के प्रोसेस के द्वारा सेल मेम्ब्रेन से होकर सेल के बाहर से सेल के अंदर की ओर मूव करेगा, जिसके कारण सेल फूल जाएगा और इस तरह के सेल को कहते हैं टर्जिड सेल। इफ इनसाइड and outside of the cell has same water concentration, then there will be no net movement of water across the cell membrane and cell size will be same। अगर सेल के अंदर और सेल के बाहर के मीडियम में वाटर का कंसंट्रेशन सेम होगा तो यहाँ नेट वाटर का मूवमेंट नहीं होगा, क्योंकि जितने अमाउंट में वाटर सेल के अंदर जाएगा उतने ही अमाउंट में वाटर सेल से बाहर आएगा, जिसके कारण सेल का साइज भी सेम रहेगा और इस तरह के सेल को कहते हैं फ्लैसिड सेल। इफ द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज हाई इनसाइड द सेल देन इट्स मीडियम सराउंडिंग, देन सेल विल बी लूज वाटर बाय ऑस्मोसिस एंड सेल विल बी श्रिंक। अगर वाटर का कंसंट्रेशन सेल के अंदर अधिक होगा और सेल के बाहर के मीडियम में कम होगा तो वाटर ऑस्मोसिस के प्रोसेस के द्वारा सेल मेम्ब्रेन से होकर सेल के अंदर से सेल के बाहर की ओर मूव करेगा, जिसके कारण सेल वाटर लूज करेगा और सेल सिकुड़ जाएगा और इस तरह के सेल को कहते हैं प्लाज्मोलाइज्ड सेल। सेकेंड क्वेश्चन है, व्हाई इज द प्लाज्मा मेम्ब्रेन कॉल्ड अ सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन। प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सेलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन क्यों कहा जाता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन सभी तरह के सेल्स में पाया जाता है। ये सेल का आउटर बाउंड्री बनाता है और सेल के अंदर के कंपोनेंट को सेल के बाहर के एनवायरनमेंट से अलग रखता है। प्लाज्मा मेम्ब्रेन रेगुलेट्स द मूवमेंट ऑफ सब्सटेंसेस इन एंड आउट ऑफ द सेल। प्लाज्मा मेम्ब्रेन सब्सटेंसेस को सेल के अंदर जाने और सेल के बाहर आने में रेगुलेट करता है, बट इट अलाउज द एंट्री एंड एग्जिट ऑफ सम सब्सटेंसेस एंड प्रिवेंट मूवमेंट ऑफ सम अदर सब्सटेंसेस। लेकिन ये सभी सब्सटेंसेस को सेल के अंदर जाने और सेल से बाहर आने का अलाउ नहीं करता है। ये कुछ सब्सटेंसेस को सेल के अंदर जाने और सेल से बाहर आने का अलाउ करता है और कुछ दूसरे सब्सटेंसेस के मूवमेंट को प्रिवेंट करता है। जैसे प्लाज्मा मेम्ब्रेन ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर के मूवमेंट का अलाउ करता है, लेकिन कुछ लार्ज मॉलिक्यूल जैसे ग्लूकोज के मूवमेंट को प्रिवेंट करता है। इस तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन कुछ सिलेक्टेड सब्सटेंसेस को ही सेल के अंदर जाने और सेल से बाहर आने का अलाउ करता है, इसलिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन को सिलेक्टिवली परमिएबल मेम्ब्रेन कहा जाता है। पेज नंबर 63 का फर्स्ट क्वेश्चन है, फिल इन द गैप्स इन द फॉलोइंग टेबल इलस्ट्रेटिंग डिफरेंसेस बिटवीन प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल। यहाँ प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल्स के बीच में कुछ डिफरेंसेस दिया हुआ है, जिसमें से फर्स्ट पॉइंट और थर्ड पॉइंट का डिफरेंस पहले से ही कंप्लीट लिखा हुआ है और सेकंड और फोर्थ पॉइंट में कुछ फिल इन द गैप्स है जिसे फिलअप करना है। फर्स्ट पॉइंट है, प्रोकैरियोटिक सेल का साइज जनरली छोटा होता है। यहाँ सेल का साइज 1 से 10 माइक्रोमीटर के बीच में रहता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल का साइज जनरली बड़ा होता है। यहाँ सेल का साइज 5 से 100 माइक्रोमीटर के बीच में होता है।
सेकेंड पॉइंट न्यूक्लियर रीजन के बारे में है। प्रोकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर रीजन पुअरली डिफाइंड रहता है क्योंकि यहाँ न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एब्सेंट होता है और इस रीजन को कहा जाता है न्यूक्लियोइड। यूकैरियोटिक सेल में न्यूक्लियर रीजन वेल डिफाइंड रहता है और इसके चारों ओर न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है। थर्ड पॉइंट है, प्रोकैरियोटिक सेल में सिर्फ सिंगल क्रोमोजोम प्रेजेंट रहता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में एक से अधिक क्रोमोजोम प्रेजेंट रहता है। फोर्थ पॉइंट है, प्रोकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स एब्सेंट रहता है, लेकिन यूकैरियोटिक सेल में मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल्स जैसे एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, गोल्गी एपरेटस, लाइसोसोम्स, माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स प्रेजेंट रहता है। पेज नंबर 65 का फर्स्ट क्वेश्चन है, कैन यू नेम द टू ऑर्गेनेल्स वी हैव स्टडीड दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल। यहाँ उन दो ऑर्गेनेल्स का नाम बताना है जिनका अपना जेनेटिक मटेरियल होता है। माइटोकॉन्ड्रिया एंड प्लास्टिड्स आर द टू ऑर्गेनेल्स दैट कंटेन देयर ओन जेनेटिक मटेरियल और डीएनए। माइटोकॉन्ड्रिया और प्लास्टिड्स ऐसे दो ऑर्गेनेल्स हैं जिनका अपना जेनेटिक मटेरियल होता है और इन ऑर्गेनेल्स में जेनेटिक मटेरियल के रूप में डीएनए प्रेजेंट रहता है। सेकेंड क्वेश्चन है, इफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सम फिजिकल और केमिकल इन्फ्लुएंस व्हाट विल हैपन। अगर कुछ फिजिकल या केमिकल सब्सटेंसेस के इन्फ्लुएंस के कारण सेल का ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो क्या होगा। सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। सेल लाइफ या लिविंग ऑर्गेनिज्म का स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट है। इफ द ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अ सेल इज डिस्ट्रॉयड ड्यू टू सम फिजिकल और chemical influence, then cell will not able to perform its basic functions like release of energy, protein synthesis and removal of waste materials. अगर कुछ फिजिकल या केमिकल सब्सटेंसेस के इन्फ्लुएंस के कारण सेल का ऑर्गेनाइजेशन डिस्ट्रॉय हो जाएगा तो सेल अपना बेसिक फंक्शंस जैसे एनर्जी रिलीज करना, प्रोटीन बनाना या वेस्ट मटेरियल को रिमूव करना परफॉर्म नहीं कर पाएगा। अगर सेल अपना बेसिक फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगा तो कुछ दिनों में सेल डैमेज हो जाएगा। डैमेज सेल ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल होता है, इसलिए इसे रिमूव करना जरूरी है। इसके लिए लास्टली सेल का लाइसोसोम फट जाएगा और लाइसोसोम का एंजाइम्स अपने ही सेल को डाइजेस्ट कर लेगा। थर्ड क्वेश्चन है, व्हाई आर लाइसोसोम्स नोन एज सुसाइड बैग्स। लाइसोसोम्स को सुसाइड बैग्स क्यों कहा जाता है। लाइसोसोम्स कंटेन सेवरल डाइजेस्टिव एंजाइम्स। लाइसोसोम्स में बहुत से डाइजेस्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट रहता है। दे हेल्प टू कीप द सेल क्लीन बाय डाइजेशन ऑफ एनी फॉरेन मटेरियल एंड ओल्ड सेल ऑर्गेनेल। अगर कोई फॉरेन मटेरियल यानी बाहर से कोई मटेरियल सेल के अंदर आता है या कोई सेल ऑर्गेनेल पुराना हो जाता है जो सेल के लिए हार्मफुल हो सकता है तो लाइसोसोम का डाइजेस्टिव एंजाइम्स इन फॉरेन मटेरियल्स और ओल्ड सेल ऑर्गेनेल्स को डाइजेस्ट कर लेता है और इस तरह से ये सेल को साफ रखता है। लेकिन जब कोई सेल डैमेज हो जाता है जो ऑर्गेनिज्म के लिए हार्मफुल हो सकता है तो सेल का लाइसोसोम फट जाता है और लाइसोसोम का डाइजेस्टिव एंजाइम्स अपने ही सेल को डाइजेस्ट कर लेता है। इसलिए लाइसोसोम्स को सेल का सुसाइड बैग्स कहा जाता है। फोर्थ क्वेश्चन है, वेयर आर प्रोटीन्स सिंथेसाइज्ड इनसाइड द सेल। सेल के अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस कहाँ होता है। प्रोटीन्स आर सिंथेसाइज्ड इन द राइबोसोम्स इनसाइड द सेल। सेल के अंदर प्रोटीन का सिंथेसिस राइबोसोम्स में होता है एंड राइबोसोम्स आर प्रेजेंट either free in the cytoplasm or attached to the surface of endoplasmic reticulum। और राइबोसोम या तो साइटोप्लाज्म में फ्रीली प्रेजेंट रहता है या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के सरफेस के साथ में अटैच्ड रहता है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग
एक्सरसाइज के क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।